हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है सीयूईटी बाय सुपर ग्रेड्स पर। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। हमारे टॉपिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो कि हमने अभी तक कवर किया है, इसके हमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है यहाँ पर, 8 identical drops each having a potential of 9 volt are combined together to form a single large drop. The potential of this large drop will be। तो 8 ड्रॉप्स हैं जिनमें से हर एक का पोटेंशियल 9 वोल्ट है और लिखा हुआ है कि ये सारी ड्रॉप्स आइडेंटिकल हैं, मतलब कि हर एक ड्रॉप की रेडियस सेम होगी, हर एक ड्रॉप के पास चार्ज सेम होगा और हर एक का पोटेंशियल है कितना, 9 वोल्ट। ऐसी 8 ड्रॉप्स हैं, इन सभी को मर्ज करके एक बड़ी ड्रॉप बनाई जाती है, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो इसे स्टार्ट किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले तो हम छोटी ड्रॉप के पोटेंशियल को समझते हैं। एक ड्रॉप स्फेरिकल होती है, तो एक कंडक्टिंग स्फेयर का पोटेंशियल हम किस तरह से निकालते हैं, के क्यू बाय आर, जहां पर क्यू उसके पास कंडक्टर के पास चार्ज है, आर उस कंडक्टर की स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस है और यहां लिखते हैं हम पोटेंशियल जो कि दिया हुआ है 9 वोल्ट। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई एक छोटी ड्रॉप के करेस्पॉन्डिंग। अब ऐसी 8 ड्रॉप्स हैं, तो इन सभी ड्रॉप्स को जब हम मर्ज करेंगे तो बड़ी ड्रॉप के पास जो चार्ज होगा वो इन सभी छोटी ड्रॉप्स के चार्ज के सम के बराबर होगा, क्योंकि चार्ज एडिटिव होता है नेचर में। तो बड़ी ड्रॉप के पास जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 8 क्यू। कितना चार्ज है, चार्ज ऑन लार्ज ड्रॉप। अब छोटी ड्रॉप की रेडियस अगर कैपिटल आर है तो जो बड़ी ड्रॉप बन रही है उसकी रेडियस किस तरह से निकालेंगे हम। तो देखिए, जब हम कुछ ड्रॉप्स को मर्ज करते हैं तो एरिया, जो पहले एरिया है उन सभी ड्रॉप्स का, उस सभी का समीशन देखें और बाद का एरिया देखें तो इसमें चेंज आता है, लेकिन एक क्वांटिटी चेंज नहीं होती, वॉल्यूम। जो 8 ड्रॉप्स का इनिशियल वॉल्यूम है, जितना एरिया वो जितना वॉल्यूम कवर कर रही है उन सभी को मर्ज करेंगे तब भी वॉल्यूम सेम रहेगा। तो एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और ऐसी 8 ड्रॉप हैं, इन सभी को मर्ज करके एक लार्जर ड्रॉप बनाई जा रही है, वो भी स्फेरिकल शेप में है। तो उसका वॉल्यूम इन सभी 8 ड्रॉप्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसकी रेडियस आर डैश कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई से 4/3 पाई को कैंसिल करते हैं तो यहां से हमें आर डैश क्यूब इज इक्वल टू दिख रहा है 8 आर क्यूब, या इसे लिख सकते हैं 2 आर इज इक्वल टू आर डैश। तो अब हम चलते हैं बड़ी ड्रॉप के पोटेंशियल के पास में। अब बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल हमें देखना है, तो इसे किस तरह से निकालेंगे, V इज इक्वल टू के, इस बार Q कितना है, 8 क्यू, डिवाइड बाय जो R डैश इसकी रेडियस है, ये कितनी है प्रीवियस, इसके कंपैरिजन में स्मॉलर ड्रॉप की रेडियस के कंपैरिजन में 2 आर। तो यहाँ हमें एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है 4 के क्यू बाय आर, और के क्यू बाय आर इसकी वैल्यू ये हमने शुरू में ही निकाल ली थी कि 9 वोल्ट है। तो 9 × 4 ये हो जाता है 36 वोल्ट। ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement is not true when two capacitors charged to different potentials are connected in parallel by a conducting wire? तो देखिए, अ, दो कैपेसिटर्स हैं जिन्हें अलग अलग पोटेंशियल पर चार्ज किया गया है। अब इन दोनों को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया जाए एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है ये हमें देखना है।
तो देखिए, कुछ चीजें तो हम इनिशियली समझ चुके हैं चीजों से कि अगर दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इनका पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा। बोथ द कैपेसिटर्स एक्वायर अ कॉमन पोटेंशियल, तो ये तो करेक्ट है। सम एनर्जी इज लॉस्ट, तो ये चीज भी करेक्ट है, क्योंकि जब भी दो कैपेसिटर्स को कंबाइंड करते हैं हम, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। पोटेंशियल एनर्जी पूरे कॉम्बिनेशन की इंडिविजुअल की पोटेंशियल एनर्जी के कंपैरिजन में कम रहती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट हैं। द चार्ज लॉस्ट बाय वन इज इक्वल टू चार्ज गेन्ड बाय अदर, तो ये अगर आपको टॉपिक नहीं भी पता है तब भी ये तो करेक्ट हो ही जाता है, क्योंकि एडिशन ऑफ चार्जेस के हिसाब से अगर चार्ज कहीं एक जगह कम हो रहा है तो दूसरी जगह बढ़ रहा होगा, एक पूरे सिस्टम की बात करें तो, क्योंकि चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है। ये तीनों तो सही है। तो यहाँ पर चौथा देखें, ये गलत क्यों हो जाता है? द पोटेंशियल लॉस्ट बाय वन इज इक्वल टू द पोटेंशियल गेन्ड बाय द अदर, तो ये गलत है। पोटेंशियल इस तरह से ऐड नहीं होगा कि एक का पोटेंशियल जितना कम हुआ दूसरे का उतना बढ़ जाए, जो कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि अलग अलग ड्रॉप्स के को जब ऐड किया तो 9 ड्रॉप्स थी, 8 ड्रॉप्स थी और हर एक का पोटेंशियल 9 वोल्ट था। ऐसे तो देखने में कितना हो जाना चाहिए था, 72 वोल्ट, जबकि हुआ कितना था, 36 वोल्ट। तो अभी के क्वेश्चन से रिलेट करके देखिए तो ये वाला तो गलत हो जाता है। ठीक है, ये वाला करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। A parallel plate capacitor having cross-sectional area A and separated by a distance D is filled by a copper plate of thickness B. Its capacitance is, तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है, जबकि अगर हम एयर कैपेसिटर की बात करें, मतलब कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन डी है। अगर यहाँ एयर है तब कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन जीरो ए डिवाइड बाय डी, जहां पर ए क्या है, दोनों प्लेट का कॉमन, दोनों प्लेट का बराबर होता है सरफेस एरिया, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया या सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स है। अब अगर यहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जो कि पूरी इस डिस्टेंस को, इस पूरे वॉल्यूम को कवर करता हो, तो यहां पर क्या आ जाता है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहां पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, इस तरह से बनता है। लेकिन ये केस इस तरह से है कि ये अगर डिस्टेंस डी दी हुई है दोनों प्लेट्स के बीच में, तो यहां पर कुछ टी थिकनेस में कोई मटेरियल इंसर्ट किया गया है। इस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, जहां पर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस मटेरियल का जिसे कि इंसर्ट किया गया है। अब देखिए यहां पर मटेरियल कौन सा इंसर्ट किया गया है, कॉपर। कॉपर क्या है, मेटल है, और मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। इस वजह से इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो ए डिवाइड बाय डी माइनस टी। अब यहां पर टी ना लिखकर इनने थिकनेस को बी लिख दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो ए डिवाइड बाय डी माइनस बी, जो कि सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन हो जा के लिए ये सेकंड ऑप्शन जो कि है एप्सिलॉन जीरो ए डिवाइड बाय डी माइनस बी, ये करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हेन अ स्लैब ऑफ इन इंसुलेटिंग मटेरियल 4 mm थिक is introduced between the plates of a parallel plate capacitor of separation 4 millimeter, it is found that the distance between the plates has to be increased by 3.2 mm to restore the capacity to its original value. The dielectric constant of material is fill in the blank दिया हुआ है, यहाँ फिल करना है। तो कह क्या रहा है ये क्वेश्चन से, आसान भाषा में अगर बात करें तो ये बोल रहा है एक 4 mm थिक कोई मटेरियल है, इसकी थिकनेस है 4 mm या 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। इसे जब
इंट्रोड्यूस किया जाता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें कि सेपरेशन दिया हुआ है D इज इक्वल टू 4 mm। तो इसकी जो कैपेसिटी बनती है, अगर इससे हम पुरानी कैपेसिटी से कंपेयर करें, मतलब कि जब कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है उससे कंपेयर करें, तो जो नई कैपेसिटी है ये ज्यादा है। इसे कम करने के लिए इसके बीच की जो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है 3.2 mm ज्यादा इंक्रीज किया जाना चाहिए। तो जो मीडियम इंसर्टेड किया गया है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? तो देखिए, अगर इनिशियली इसके कैपेसिटेंस की बात करें, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए डिवाइड बाई डी एयर कैपेसिटर है। यहां पर ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है वो है 4 मिलीमीटर। एप्सिलॉन जीरो ए, ये दोनों क्वांटिटीज चेंज नहीं हो रही हैं तो इन्हें हम ऐसा ही लिखा रहने देते हैं। डी कितना है? 4 × 10⁻⁻²। इस 10⁻⁻² को मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये तो है इनिशियल इसकी कैपेसिटी। इनिशियल कंडीशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी की प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 4 मिलीमीटर है, ये उसकी कैपेसिटी निकल आई है। अब केस क्या बन रहा है? अब इसमें 4 mm थिक कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है। इस केस में अगर कैपेसिटी इतनी ही चाहिए जितनी की इनिशियली है, इतनी ही चाहिए, तो इस मटेरियल को फिल करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि इसकी प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को 3.2 मिलीमीटर इंक्रीज करना है। मतलब कि अब प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हो जाता है 7.2 × 10⁻⁻² मीटर। अब केस क्या बनेगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए डिवाइड बाय D माइनस टी, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करने के केस में लगने वाला फॉर्मूला। मिलीमीटर को हम यहीं एडजस्ट कर लेंगे। अगर कैपेसिटी इसकी भी सेम है, जो मिलीमीटर में क्वांटिटीज हैं उनमें मैंने 10⁻⁻² निकाल के यहाँ एडजस्ट कर लिया। इसे इस तरह से समझ लीजिए, एप्सिलॉन जीरो ए। अब इसकी जो सेपरेशन है प्लेट्स के बीच का अब कितना हो गया? 7.2 माइनस 4 मिलीमीटर थिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ 4/k। ये वाली कैपेसिटी और ये वाली कैपेसिटी आपस में बराबर है। तो जो मीडियम को, जिस डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? तो हमें कंपेयर कर लेना है 1 और 2 को। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें अगर, तो 1 में इस तरफ का रिजल्ट क्या है? एप्सिलॉन जीरो ए डिवाइड बाय 4। इसमें इस तरफ का रिजल्ट कितना है? एप्सिलॉन जीरो ए डिवाइड बाय 7.2 माइनस 4, 3.2। यहां में अगर एलसीएम लूं तो यहां पर के आ जाएगा, के प्लस 4, और ये जो नीचे पूरा के आया इसे मैं ऊपर ले जाता हूं। तो एप्सिलॉन जीरो ए से एप्सिलॉन जीरो ए कैंसिल, यहां आ जाएगा 3.2 के प्लस 4, ये 4 इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 4 के। 4 इज इक्वल टू, इसे यहां ट्रांसफर कर देते हैं 0.8 के, तो के आ जाता है हमारा 5। तो इस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल के आता है 5, जो कि सेकंड वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना था? ये इनिशियल कैपेसिटी, जबकि एयर डाइलेक्ट्रिक एयर कैपेसिटर की बात हो रही है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। अब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस किया गया जिसकी की थिकनेस थी 4 मिलीमीटर और कैपेसिटी सेम पहले जैसी मिले, इसके लिए जरूरी कंडीशन लगी हुई थी कि प्लेट्स के बीच के सेपरेशन को 3.2 मिलीमीटर से इंक्रीज किया जाए। मतलब कि डी अब 4 mm की जगह 7.2 mm हो जाता है, और वैल्यूज पुट की और हमारा आंसर निकल कर आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। टू चार्ज मेटालिक स्फेयर्स विथ
radius R1 and R2 are brought in contact and then separated. The ratio of final charges Q1 and Q2 on the two spheres respectively will be, fill in the blank with the correct answer from the options given. तो देखिए, दो कंडक्टर्स थे जिन पर की इनिशियल चार्ज Q1 और Q2 था और रेडियस रेस्पेक्टिवली R1 और R2 थी। जब दो कंडक्टर्स को कांटेक्ट में लाया जाता है तो दोनों एक दूसरे पर, मतलब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ चार्ज का फ्लो होगा कब, अगर दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। कब तक होगा फ्लो, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो जब भी दो कंडक्टर को कांटेक्ट में लाया जाता है तो दोनों कंडक्टर्स का सबसे पहले तो क्या पोटेंशियल सेम होगा। स्फेरिकल कंडक्टर है, पोटेंशियल दोनों का सेम होने के लिए क्या कंडीशन बन जाएगी, V1 बराबर V2। तो स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल हो जाता है कि Q1 डिवाइड बाय R1, Q1 पहले स्फेयर पे चार्ज, R1 पहले स्फेयर की रेडियस के कूलॉम्स कांस्टेंट। दूसरे स्फेयर के लिए बात करें तो K Q2 ये दूसरे स्फेयर पे चार्ज है और R2 दूसरे स्फेयर की रेडियस है। तो Q1 बाय R1 इज इक्वल टू Q2 बाय R2, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। Q1 बाय Q2 क्या है, रेशो ऑफ चार्जेस ऑन फर्स्ट स्फेयर एंड सेकंड स्फेयर। रेशो ऑफ चार्जेस देखिए रेडियस पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। तो यहां पर लास्ट वाला ऑप्शन डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Two parallel plate capacitors of capacitances 2 microfarad and 3 microfarad are joined in series and the combination is connected to a battery of V volts. तो 2 microfarad और 3 microfarad के दो कैपेसिटर्स हैं। ये नहीं लिखा किस तरह के पैरेलल हैं क्या, हाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं। इन्हें एक V वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब सीरीज में हमें एक बात पता है कि दोनों पर चार्ज सेम आएगा। जो चार्ज यहां से निकल कर आएगा वो इधर भी सेम रहेगा, यहां भी सेम रहेगा। मतलब कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q, चार्ज दोनों पर सेम रहेगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द टू कैपेसिटर्स V1 एंड V2। अब कैपेसिटर्स, दोनों कैपेसिटर्स पर अलग अलग वोल्टेज है या पोटेंशियल अलग अलग है, तो ऐसा तो होगा ही क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज दोनों कैपेसिटर पे सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। इस पर पोटेंशियल V1 है और इस पर है V2। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर्स U1 एंड U2 रेस्पेक्टिवली। और एनर्जी कितनी है, U1 एंड U2। तो यहां पर हमसे पूछा है कि पोटेंशियल, दोनों का जो पोटेंशियल है उसका रेशो क्या रहेगा और इन दोनों पर जो एनर्जी है वो किस रेशो में डिवाइड होगी। तो यहां पर देखते हैं Q1 बराबर है Q2 के। Q1 कितना होगा, C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। C1 कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रो फेरेड है। इधर भी माइक्रो आएगा इधर भी माइक्रो, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूं। यहाँ पर 2 है, 2V1 इज इक्वल टू 3V2। तो V1 डिवाइड बाय V2 ये कितना आ रहा है, 3/2। तो इस रेशो में तो दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 3/2। ये कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं दोनों पर एनर्जी का रेशो। तो U1 रेशो U2 की बात करें, U1 क्या होगा, Q स्क्वायर बाय 2C1, U2 Q स्क्वायर बाय C2। देखो चार्ज मैंने दोनों पर Q लिया है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो चार्ज तो दोनों पे सेम रहेगा। एक 2 से 2 कैंसिल, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल। तो U1 बाय U2 इज इक्वल टू
C2/C1। C2 कितना दिया है, 3 माइक्रोफेरेड, ठीक है 2। तो इसका रेशो भी क्या आ रहा है, 3/2। पोटेंशियल का रेशो भी 3/2 है और एनर्जीज का रेशो भी दोनों पर 3/2 है। तो V1/V2 इज इक्वल टू U1/U2 इज इक्वल टू 3/2। ये फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाता है। तो ये हमने आपके पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए हैं। आगे भी हम आपके साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे। बाकी आगे और अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू।